हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल जिसका नाम है न्यू अपडेट। आज मैं आप लोगों को लेकर बहुत बड़ी अपडेट बताने वाली हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सभी विभाग के कर्मचारी, चाहे वो आउटसोर्स हो, संविदा कर्मी हो, ठेका कर्मचारी हो, सभी अपनी मांगों को लेकर अक्सर अपने अधिकारियों के पास जाते रहते हैं, जहां से उन्हें आश्वासन मिलता है। आपको भी पता है, कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई होती है। आज हमारे अंशकालीन कर्मचारी जन सुनवाई में गए हुए थे, जहां पर उन्हें ये भेज दिया गया कि आप जाइए और न्याय का दरवाजा खटखटाइए, कोर्ट पे जाइए। कर्मचारी काफ़ी उदास हैं, परेशान हैं, कह रहे हैं कि हम कोर्ट की फीस देंगे, वकील की फीस देंगे कि अपना घर चलाएंगे, कहाँ भाग दौड़ करेंगे। देखिए, मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहूँगी। आप लोग जब भी अपनी मांग रखने जाइए किसी अधिकारी के पास, तो उसके पहले अपने किसी सीनियर को जरूर साथ लेके जाएं। जैसे अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो वासुदेव शर्मा जी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग को। उनसे जुड़े हुए बहुत से ऐसे लोग हैं जो आप लोग को सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। आप एक बार उनसे बात कीजिए, उनको साथ लेके जाइए अपने अधिकारियों। कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग वो बात कह नहीं पाते हैं जो सीनियर समझना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं। वैसे ही बात करने के लिए देखिए, बहुत से नियम आप लोग को पता नहीं होते हैं, जिसके कारण कई बार आप लोग को मना कर दिया जाता है ना। लेकिन अगर किसी पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति को अपने साथ लेके जाएंगे तो वो आपकी बात सामने वाले के सामने अच्छे से रख सकेंगे। इसलिए जब भी जाएं किसी अधिकारी के सामने अपनी बात रखने, तो कृपया करके ऐसा कुछ ना कहें या ऐसा कुछ ना रखें अपनी बात। 3 साल से आप लोग परेशान हैं, फिर ऐसा क्या हो गया कि अधिकारियों ने आपकी बात सुनने से मना कर दिया? और उन्होंने ये क्यों कहा कि आप न्याय का दरवाज़ा खटखटाइए? आप इस बात की पुष्टि करिए। हम वीडियो के माध्यम से आपकी बात आगे अधिकारियों तक, पूरे देश की जनता तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो आप अपनी बात पूरी रखें कि वहाँ पर ऐसा क्या कहा गया है कि सीधे डायरेक्ट क्या आपको कह दिया गया है कि आप जाइए। अक्सर आप लोग जाते हैं तो क्या डायरेक्ट कोई अधिकारी आपको नहीं कह सकता ना भाई कि आप जाइए न्याय का दरवाज़ा खटखटाइए? तो अधूरी बात ना बताएं, कृपया करके पूरी बात अपनी रखें, पूरी बात बताएं। अधूरी जानकारी से आप भी भ्रमित होंगे और ऑडियंस भी भ्रमित होगी और दूसरे भी भ्रमित होंगे। जो गलती आपके साथ हुई है, वो अगर गलती किसी और ने की तो फिर उसको भी यही चीज़ सुनना पड़ेगा। इसी कारण वो कभी जन सुनवाई में नहीं जा पाएगा। ऐसे कैसे अधिकारियों ने कह दिया आप लोगों की जाइए, आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाइए? पूरी बात की पुष्टि करें कृपया करके। और आपको मैं बता दूं कि संसद में आपके जो जुड़े हुए कुछ अधिकारी हैं, वो आपकी बात रख रहे हैं। मैं आपको वीडियो के माध्यम से दोनों चीज़ दिखाने वाली हूं कि क्या कहा गया है जब जन सुनवाई में गए हुए हमारे अंशकालीन कर्मचारी, उनके साथ क्या व्यवहार किया गया है, साथ ही उसके बाद संसद में आप लोग को लेकर क्या मांग उठी है और उसका क्या जवाब दिया गया। पूरी जानकारी आपको वीडियो मिलने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी बात आपको कितनी समझ में आ रही है, क्या आपको मेरी बात सही लग रही है। तो किस विभाग के कर्मचारी हैं और आपके साथ क्या ऐसा हो रहा है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपकी आवाज़ वीडियो के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का प्रयास करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। आप आए हो और क्या मांग लेके आए हो, थोड़ा सा आप विवरण बताइए मुझे। सर, हम लोग शिक्षा विभाग से अंशकालीन कर्मचारी लोग हैं और विगत 3 वर्षों से हमारी मांग लेके चल रहे हैं। हमारे से 8 घंटे काम लिया जाता है, 4-4 हज़ार रुपये हमारा वेतनमान है, जबकि अन्य जिलों में ज़्यादा वेतनमान मिल रहा है, 5,000। और इसी का हम मुद्दा लेके बार बार जन सुनवाई में आ रहे हैं, मगर हमें आज तक आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। और आज तो हमें इतना आघात पहुंचाया कि हमें ये बोला गया कि भाई आप लोग कोर्ट जा सकते हो। तो इससे हम निम्न वर्गीय लोग हैं, काफ़ी छोटे कर्मचारी हैं, हम कोर्ट कचहरी क्या जाएंगे। हम बहुत ही निराश हुए और हमारी तो हर संभावना का अंत होने जैसा दिख रहा है। तो हमें समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या किया जाए। फिर अब क्या कोर्ट जाने की क्या इच्छा है आप लोगों की? हम क्या कोर्ट कचहरी जा सकते हैं?
फिर इसके अलावा आप क्या उपाय अपनाओगे? 4000 में 8 घंटे काम करना और कोर्ट जाएंगे तो कब कोर्ट जाएंगे और कब आएंगे और कब ड्यूटी करेंगे और कब बच्चों को खिलाएंगे पिलाएंगे तो उनका पालेंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि कलेक्टर महोदय तो उच्च अधिकारी होते हैं जिले के, तो उनको आपने आदेश नहीं दिखाया विधि विभाग का? आदेश हमारा दिखाया हुआ है, उनकी उनको सब पूरी जानकारी है हमारी। तो क्या जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग में भर्तियां हुई हैं उसमें बड़े पैमाने पे आरक्षण की अनदेखी की गई है और मनमानी ढंग से लोगों की नियुक्ति कर दी गई है। और माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रदेश की एक बड़ी समस्या है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ बैठे, मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि जैसे ही कोई आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती निकलती है तो जो ये कंपनियां होती हैं वो आवेदकों का शोषण करना शुरू कर देती हैं। माननीय अध्यक्ष जी, यहाँ तक कि जो नौकरी के नाम पे तीन महीने 6 महीने की एडवांस सैलरी उनसे ले ली जाती है, तब जाके नौकरियां दी जाती हैं। आपके माध्यम से मैं अनुरोध करूंगा कि ऐसी जो लापरवाही की जा रही है इस पे रोकथाम की जाए। और माननीय अध्यक्ष जी, आउटसोर्सिंग जो कर्मचारियों की पीड़ा को जानना, उन्हें महसूस करना और भी आवश्यक हो जाता है, क्योंकि एक ही जगह पे जब एक आउटसोर्सिंग कर्मचारी काम करता है और एक रेगुलर कर्मचारी काम करता है तो दोनों के वेतन में अंतर है। जो रेगुलर कर्मचारी है उसको उसे काम करने का 28 से 30 हजार वेतन मिलता है और जो आउटसोर्सिंग वाला कर्मचारी है उसको 16,000 मिलता है माननीय बात। और 16,000 में भी माननीय अध्यक्ष जी एम्प्लॉई EPF जो 12% कट जाता है, जिसमें 1663 रुपये कट जाता है। एम्प्लॉयर EPF 13% कट जाता है, जिसमें 1802 रुपये कट जाता है। एम्प्लॉई ESIC 0.7% कट जाता है तो 104 रुपये कट जाता है। एम्प्लॉयर ESIC 3.25% कट के 450 रुपये कट जाता है। अगर माननीय अध्यक्ष जी इन सबको जोड़े तो 4,000 से ज्यादा रुपया एम्प्लॉय का कट जाता है। तो 16,000 जो वेतन सरकार कहती है उनको 12,000 से कम मिलता है और जिसका 12,000 आता है उसको 9,000 से कम मिलता है। तो माननीय अध्यक्ष जी, आज के इस महंगाई भरे दौर में 9,000 और 12,000 में किसी भी व्यक्ति के लिए अपना जीवन यापन या परिवार का जीवन यापन करना बहुत कठिन काम है। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरे 2 छोटे छोटे अनुपूरक हैं। क्या माननीय उप मुख्यमंत्री जी बताने की कष्ट करेंगे कि प्रदेश में 2022 से अब तक कितने पदों पे भर्ती हुई है और उसमें आरक्षण के नियमों का पालन हुआ है? तो क्या माननीय जी अवगत कराना चाहेंगे कि कितने बैकवर्ड के लोगों को नौकरी दी गई, कितने SC के लोगों को नौकरी दी गई और कितने EWS को नौकरी दी गई? उसके अलावा जो बचता है माननीय अध्यक्ष जी 40%, उसमें किन किन लोगों को नौकरी दी गई है? ये अनुपूरक है। और दूसरा अनुपूरक ये है, क्या माननीय मुख्यमंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में जो भी स्वास्थ्य विभाग से भर्तियां हुई हैं जिनका वेतन बहुत कम है, उसको बढ़ाने पे क्या सरकार विचार करेगी? हाँ तो कब तक, नहीं तो। आरक्षण पूरी तरह से लागू हो रहा है, उसका विवरण आपने पूछा, मैं आपको बता रहा हूं। अभी तक जो नियुक्तियां की गई हैं, चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत श्रेणीवार कार्यरत कर्मचारियों की संख्या सामान्य की 1952 है, अन्य पिछड़ा वर्ग की 3310 है, अनुसूचित जाति की 2880 है, अनुसूचित जनजाति की 152 है, कुल योग 8,294 है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत श्रेणीवार कार्यरत कर्मचारियों की संख्या सामान्य की 3,449 है, अन्य पिछड़ा वर्ग की 2,616 है, अनुसूचित जाति की 1,771 है, अनुसूचित जनजाति की 23 है, कुल 7,829 है। इसी प्रकार जो अन्य हमारे कर्मचारी हैं वो सामान्य के 5,401 हैं, जो अन्य पिछड़ा वर्ग के 5,926 हैं, अनुसूचित जाति के 4,621 हैं, अनुसूचित जनजाति के 175 हैं, कुल 16,123 है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों की जो श्रेणीवार प्रतिशत है, सामान्य का 33.49 है अभी तक जो भर्ती हुई है, अन्य पिछड़ा वर्ग की 36.75 है, अनुसूचित जाति की 28.66 है, अनुसूचित जनजाति की 1.08 है। ये अध्यक्ष जी कम इसलिए है, ST के कभी कभी हमें कैंडिडेट नहीं मिल पाते हैं तो उनको हम SC में समायोजित करके काम चलाते हैं, इसलिए SC का कोटा बढ़ा हुआ है।
इस प्रकार हम कह सकते हैं जो आरक्षण की नीति है उससे अधिक हमारी सरकार ने, योगी जी की सरकार ने पालन करते हुए लोगों को आरक्षण का लाभ दिया। आउटसोर्सिंग में